गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम क्या करने वाले हैं तो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। इस टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं 200 प्रश्न करीब बनाने वाले हैं हम लोग। साथ में हम क्या करने वाले हैं, साथ में जो योजना टॉपिक है इसका हम डिटेल भी देखते हुए चलेंगे जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो जो भी योजनाएं हैं पहला चैप्टर है ये, हम लोग क्या करेंगे चैप्टर वाइज चलेंगे। तो जैसे आप जान रहे हो कि ग्रामीण विकास वाला जो टॉपिक है उसमें टोटल हमारे पास जो है कितना चैप्टर है भाई, 5 चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग इकाई 1 जो है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इकाई 1 को कवर करेंगे सबसे पहले, फिर इकाई 2 में करीब करीब 400-500 प्रश्न होंगे, तो इकाई 2 को हमको एक साथ कवर करना है। उसके बाद इकाई 3 और फिर 4 और फिर 5 करके कंप्लीट करेंगे ग्रामीण विकास को। ठीक है, तो चलो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता दूं आपको कि जो 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जो हमारा कोर्स है, ठीक है, उसी कोर्स का भाग है ये। ठीक है, क्योंकि उसमें लगभग 100 क्लास होनी है, जिसमें से 10 या 15 क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री रहेगी, तो उसमें का कुछ टॉपिक हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नियत निलार योजना से है कि इस योजना का क्या अर्थ होता है। तो इस योजना का अर्थ होता है योर गुड विलेज। ठीक है, इस योजना का अर्थ क्या होता है, यूर गुड विलेज, मतलब आपका अच्छा गांव। तो जितने लोग भी आंसर बी ले रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस योजना की घोषणा कब हुई थी, तो 15 फरवरी 2024 को हुई थी। ठीक है, 15 फरवरी 2024। आएगा आगे क्वेश्चन, नियत निलानार योजना जो है इसके वित्तीय वर्ष में 2024-25 में अगर हम बात करें तो कितने करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है, कितने करोड़ का, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 20 करोड़। ठीक है, और इसी में जब 25-26 का आएगा ना तो 25-26 का भी आप देख लेंगे। ठीक है, मतलब मैं ही बताऊंगा आपको। जो भी आंकड़ों के प्रश्न हैं उसका हम क्या करेंगे, एक अलग से एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, जिसमें पूरा जो क्वेश्चन है जहां पे 24-25 से पूछा जा सकता है वो प्रश्न, और उसी का जहां पर 25-26 से पूछा जा सकता है, बजट 25-26 से, वो प्रश्न, दोनों प्रश्न हम लोग एक साथ कवर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। ठीक है, तो आंकड़ों का जो प्रश्न है वो अलग से देखेंगे। ठीक है, नियत निलानार योजना कितने जिलों में संचालित है, 4 जिला, 5 जिला, 10 जिला या 16 जिला। तो देखो बस्तर संभाग आप देखे होंगे, है ना, बस्तर संभाग में आप जानते हो 7 जिले हैं, तो वहां पर बस्तर और कोंडागांव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जिले इसके अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर 7 में 2 जिले आप छोड़ दो, कौन कौन सा, कोंडागांव और बस्तर, तो कितने जिले बचेंगे, 5 जिले बचेंगे। तो वो 5 जिले आपको यहाँ पर क्या होगा, नियत निलानार योजना से संबंधित मिलेगा। ठीक है, नियत निलानार योजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो देखो मैंने आपको बताया 2 जिला आपको छोड़ना है। कौन कौन सा छोड़ना है जी, बस्तर छोड़ना है और कोंडागांव छोड़ना है। ठीक है, बस्तर में आप जानते हो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, बस्तर संभाग में टोटल जो 7 जिले हैं, ठीक है, उसमें से आपको 2 जिले छोड़ देने हैं। ठीक है, तो आपका कितना जिला बचेगा, तो आपका बचेगा टोटल 5 जिला बचेगा। ठीक है, तो टोटल 5 जिला बचेगा, उसमें से आपको बस्तर और कोंडागांव को छोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, याद भी रहेगा, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नियत निलानार योजना के बारे में जो आप पढ़ रहे थे, इस योजना की शुरुआत है ना, इस योजना की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2024 से की गई है ना। तो 15 फरवरी का डेट याद रखेंगे। नियत निलानार योजना, जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में उस गांव का विकास करना। ठीक है, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में उस गांव का विकास करना, इसीलिए इस योजना का जो थीम है ना, वो क्या है, आपका अच्छा गांव। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, हर योजना से संबंधित आपको वो योजना कब शुरू हुई थी जरूर पूछेगा। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है पता है,
इसको याद करने का तरीका है कि जो भी योजना है उसका आप एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। आप एमसीक्यू के माध्यम से ही उसका डेट याद रख सकते हो। जैसे इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप उसका प्रिंट तो कराओगे ही, ठीक है। तो उस प्रिंट जब कराओगे ना, तो उस एमसीक्यू को बार बार लगाइए, बार बार बनाइए, ठीक है, तब आपको ये याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये योजना 20 जनवरी 2025 है ना। तो 20 20 खेलना है, ठीक है। 20 जनवरी, जनवरी मतलब एक होता है, ठीक है। तो 20 1 20, फिर 25 याद रखेंगे, 2025 को ये शुरुआत हुआ था। देखो नाम से ही क्लियर है कि भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, मतलब ऐसे मजदूर जिनके पास कृषि भूमि नहीं है ना, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना चालू की गई है, ठीक है। उनको ही आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना चालू की गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न है, देखते हैं। बताइए, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषिहीन मजदूर योजना कहां से प्रारंभ किया गया? ठीक है, इसको कहां से प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं? चलो, ऑप्शन ए ले रहे हो धमतरी से, ठीक है। देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर ए ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रारंभ किया गया था रायपुर से। लेकिन अगर बोला जाए कि पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां से प्रारंभ किया गया था, तो जांजगीर चांपा से, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले जांजगीर चांपा से इसको ट्राई करके देखा गया, और उसके बाद इसको प्रॉपर जो है रायपुर से इसको चालू किया गया, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, आर्थिक सहायता देते हैं, मतलब पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब वो पैसा कितना दिया जाता है, ठीक है, पैसा कितना दिया जाता है वो अगले प्रश्न में है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में प्रति वर्ष आर्थिक सहायता जो प्रदान किया जाता है वो कितने रुपए का किया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छा पैसा देना पड़ेगा भाई। तो प्रति वर्ष है ना, ये महीने का मत सोच लेना, प्रति वर्ष है ना, एक साल में 10,000 रुपए दिया जाता है। 10,000 रुपए काफी है ना, एक साल के लिए, तो 10,000 रुपए दिया जाता है। चलो, श्रद्धांजलि योजना कब से प्रारंभ हुआ? देखो नाम से भी आपको योजनाओं को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर श्रद्धांजलि योजना लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर श्रद्धांजलि योजना लिखा है तो इसका क्या मतलब है? तो श्रद्धांजलि मतलब आप समझ रहे हो है ना, कि श्रद्धांजलि देना है, मतलब हो जाएगा किसी का अगर किसी की मृत्यु हो गई तो तत्काल प्रभाव से उनको क्या करना, कुछ ना कुछ सहायता राशि प्रदान करवाना, ताकि जो है वो अंतिम संस्कार कर सके, ठीक है। इसी को हम श्रद्धांजलि योजना के नाम से जानते हैं, और इस योजना की शुरुआत जुलाई 2016 से की गई है, ठीक है। बहुत पहले की योजना है, ठीक है। सरपंच और सचिव का ये उत्तरदायित्व होता है कि उनके एरिया में किसी की मृत्यु हो गई है तो वो क्या करे, तत्काल प्रभाव से क्या करे, उनको एक मुश्त राशि, है ना, हाँ ठीक है, सही आंसर बता रहे हो, एक मुश्त राशि, ठीक है। आएगा आगे क्वेश्चन आएगा, वो प्रदान करवाना उनका काम है 24 घंटे के अंदर। श्रद्धांजलि योजना के तहत कितने रुपए का वित्तीय राशि सहायता प्रदान किया जाता है? देखो क्वेश्चन है सामने, ठीक है। तो कितने रुपए का? 2,000 रुपए तुरंत जो है प्रदान किया जाता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। और इस योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व जो है वो किसका है? तो वो है सचिव और सरपंच का, ठीक है। तो सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व जो है वो किसका है भाई? तो सचिव और सरपंच का होता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, सचिव और सरपंच, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को कितने घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा? मतलब 2,000 रुपए कितने घंटे के भीतर? तो 24 घंटे के अंदर। देखो एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। तो श्रद्धांजलि योजना के बारे में हमने समझ लिया, जुलाई 2016 में ये चालू हुआ था, 2,000 रुपए दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। उत्तरदायित्व किसका है? तो उत्तरदायित्व है सचिव और सरपंच का, ठीक है। तो इतना आपको श्रद्धांजलि योजना में
याद रखना है। वही क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन पलट के पूछ रहा है कि बताइए श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है? तो सरपंच और सचिव का है। ठीक है, चलो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, तो इसमें कथनों पर विचार कर देना। तो इस योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है क्या? तो इस योजना का संचालन जो है, पहला पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि ग्राम नहीं जनपद पंचायत के स्तर पर होता है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इस योजना का उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन मतलब युवा शक्ति को बढ़ावा देना। देखो एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे होंगे जो हमसे नहीं बनेंगे, पता है, मतलब हम जो पढ़कर नहीं आए, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आंसर बन जाता है। इस योजना का मुख्य रूप से राज्य के 14 नगर निगमों में इसको क्या किया गया है, आगे बढ़ते हैं, संचालित किया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक है, 14 नगर निगम में ये संचालित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज जनपद पंचायत के स्तर पर है वो नगर निगम के स्तर पर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जनपद पंचायत के स्तर पर संचालित है, तो ना तो नगर निगम आएगा, ना तो नगर पंचायत आएगा, ना तो जिला पंचायत आएगा, नगर पालिका परिषद नहीं आएगा, ग्राम पंचायत भी नहीं आएगा। ठीक है, जनपद पंचायत का मतलब समझते हो? जनपद का मतलब होता है आपका विकास खंड के जो लेवल पर होता है। ठीक है, इसलिए इस पर बाकी कोई चीज नहीं आएगा, इसलिए नगर निगम वाला पॉइंट गलत हो गया। क्यों हो गया, समझ में आ गया? इस योजना की पात्रता ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 35 आयु वर्ग की है, तो हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इस योजना अंतर्गत मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है, तो बिल्कुल इसके तहत जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं चौथा पॉइंट सही हुआ, पांचवा पॉइंट सही हुआ, और साथ में हमारा कौन सा पॉइंट सही हुआ भाई? ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन ही गायब हो गया है। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और दूसरा पॉइंट सही था ना। ये दूसरा पॉइंट एक बार और पढ़ लो, राष्ट्र के विकास, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर में बढ़ावा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो अगर हम बात करें कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, 20 जून, 15 अगस्त, 12 जनवरी या 26 जनवरी, तो ये प्रारंभ हुआ था 20 जून 2013। ठीक है, 20 जून 2013, डेट याद रखेंगे, 20 जून 2013। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका जो संचालन है वो राज्य स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर नहीं, ब्लॉक स्तर पर नहीं, तो किस स्तर पर? जनपद पंचायत स्तर पर किया जाता है, जनपद पंचायत के स्तर पर। अभी पढ़े थे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता पूछ रहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि इसमें जो पात्रता है वो है 15 से 35 वर्ष की आयु। ठीक है, 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा। ठीक है, चलो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो देखो हम पढ़े थे नियत निल्लानार योजना 15 फरवरी 2024, सही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना 20 जनवरी 2025 पढ़े अभी, ये भी सही है। श्रद्धांजलि योजना जुलाई 2016 पढ़े अभी, बिल्कुल सही है। लेकिन डी पॉइंट इसका गलत है क्योंकि विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना को अभी आप पढ़े हो 20 जून तो पढ़े हो, लेकिन साथ में 2018 नहीं पढ़े हो। क्या पढ़े हो? 2013 पढ़े हो। ठीक है, 2018 की जगह क्या क्या पढ़े हो भाई? 2013 पढ़े हो, है ना। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, एमसीक्यू जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना, उसका प्रिंट आप कराओगे, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, एमसीक्यू बनाओगे भाई।
चलो नेक्स्ट आपका फिर से एक योजना आ गया, योजनाओं से संबंधित प्रश्न ही है। मिनी स्टेडियम योजना अंतर्गत स्वीकृत मिनी स्टेडियम एवं निर्माण कार्य पूर्ण स्टेडियम की संख्या कितनी है? तो मिनी स्टेडियम योजना के तहत टोटल 115 स्टेडियम बनाए जाने हैं, मिनी स्टेडियम, जिसमें से 98 जो है स्टेडियम बन चुके हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलो यहां पर आपका कथन वाला क्वेश्चन है कि मिनी स्टेडियम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिनी स्टेडियम का निर्माण 2000 या उससे कम आबादी वाले ग्राम पंचायत में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है गलत होगा कि सही होगा? तो ये गलत हो जाएगा। कि क्यों? क्योंकि 2000 नहीं, 3000 होगा। 3000 या उससे कम आबादी वाले ग्राम पंचायत में ये बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, कथन जो है वो क्या हो गया भाई? गलत। कारण देखो, कथन, दूसरा कथन पढ़ो, मिनी स्टेडियम के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की स्वीकृति दी जाती है। कितनी? 5 हेक्टेयर। तो ये भी पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि 5 हेक्टेयर नहीं, 3 से 5 हेक्टेयर। ठीक है, 3 से 5 हेक्टेयर। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, क्यों दोनों कथन गलत हो गए, समझ में आ गया? ठीक है, आया भाई समझ में, क्यों दोनों कथन गलत हो गए? चलो आ गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। मिनी स्टेडियम योजना कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो मिनी स्टेडियम योजना जो है ये 2015-16 से प्रारंभ हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, 15-16। और डेट याद रखने का अच्छा तरीका क्या है? तो जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसी एमसीक्यू को आपको बार बार बनाना है। जैसे देखो, एक बार क्लास में पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आप बार बार इसी एमसीक्यू को बनाओगे, ठीक है, तो आपको देखना है धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ठीक है, रटते नहीं बैठे रहना है। ठीक है, मिनी स्टेडियम का निर्माण कितनी अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में किया जाता है? ठीक है, तो 3000। ठीक है, कितना? 3000। ठीक है, 3000 या उससे अधिक। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा सुधारना। ठीक है, वही देख रहा था कि 2000 या कम थोड़ी ना होगा। यहाँ पर जो था ना, मैं बोला था आपको 2000 नहीं 3000 बोला था, ये ठीक है। 3000 या उससे कम बोल दिया था, 3000 या उससे अधिक होगा। ठीक है, ये याद रखना, 3000 या उससे अधिक। ठीक है, तो वही प्रश्न जो है यहां पर है कि मिनी स्टेडियम का निर्माण कितनी अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत पे किया जाता है? तो 3000 या उससे अधिक ग्राम पंचायत वाले, जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में किया जाता है मिनी स्टेडियम का निर्माण। अब क्लियर? ठीक है, 3000 या उससे अधिक याद रखेंगे। ठीक है, नवंबर 2022 तक कुल कितने मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो गया? तो 98 मिनी स्टेडियम बन गए हैं, और जल्दी ही नया आंकड़ा इसका आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, मिनी स्टेडियम योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कितने एकड़ जमीन स्वीकृत किए जाते हैं? तो याद रखना, कितने एकड़ जमीन? तो 3 से 5 एकड़ जमीन। ठीक है, 3 से 5 एकड़ जमीन जो है वो स्वीकृत किए जाते हैं। मिनी स्टेडियम योजना, मिनी स्टेडियम योजना का प्रारंभ 2018-19 में हुआ था क्या? नहीं। ठीक है, मिनी स्टेडियम योजना का प्रारंभ जो है वो 2018-19 में हुआ था क्या? नहीं।
अंधेरा छा गया था क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, बीच बीच में अंधेरा छा जाता है भाई, वही देख रहा था क्यों छा गया अंधेरा, अंधेरा तो नहीं छाना चाहिए था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहला पॉइंट गलत हो गया क्योंकि मिनी स्टेडियम योजना का प्रारंभ जो है वो 2015-16 में किया गया था। अगला, तो ये गलत हो गया पहला पॉइंट। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाना। तो देखो मिनी स्टेडियम का मतलब क्या है, ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाना, सही है। वर्तमान में स्वीकृत मिनी स्टेडियम की संख्या 150 है, गलत। अभी आपने पढ़ा 115 है, तो सीधी सी बात है तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। मतलब दूसरा और चौथा पॉइंट आपका क्या है भाई, यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा पॉइंट आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दूसरा और चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो देखो नया आ गया ना, वो मिनी स्टेडियम था और ये था मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो मिनी स्टेडियम देखो उसका भी देखो कैसे याद रखना है, लिंक कैसे करोगे, मिनी स्टेडियम भी ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण मतलब पंचायत के सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। तो दोनों योजना लगभग एक समय पे चालू हुई होंगी, तो इस हिसाब से आप दोनों को याद रखेंगे 2015-16। ठीक है, देखो दिमाग में सेट हुआ ये चीज दिमाग में सेट हुआ कि जो मिनी स्टेडियम योजना है वो भी ग्राम पंचायत स्तर पर है और मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना ये भी पंचायत स्तर पर ही है। तो दोनों ही 15-16 में स्टार्ट हुए थे, दोनों ही योजना। फिर मैं क्या करूंगा पता है, जब एक बार योजना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये इकाई 2 में भी बहुत सारी योजना है, तो सारे योजना का डेट वाइज कि 2014 में कितने योजना, 15 वाले, 16 वाले, ऐसे करके आपको याद कराऊंगा। ठीक है, चलो तो इसमें जो है इसको याद रखेंगे, दिमाग में सेट करते हुए चलना है इसको। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का जो उद्देश्य है वो तीनों ही स्तर पर, ठीक है, तीनों ही स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, तीनों ही स्तर पर जो चुनाव जीत कर आएंगे, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उनको क्या करना भाई, ट्रेनिंग देना। ठीक है, ताकि क्या हो सके, पंचायत में उनको काम क्या करना है ये तो पता रहे। देखो भाई चुनाव लड़के तो आ गए, लेकिन ये नहीं पता है कि काम क्या करना है। जैसे मैं अभी चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़के चले गया भाई ग्राम पंचायत, मान लो सरपंच बन गया, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं है कि काम क्या करना है गांव वाले एरिया में, क्योंकि मैं तो शुरू से शहर में रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में आप समझो कि उनको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए ही ये पंचायत सशक्तिकरण योजना है। ठीक है, ताकि जनप्रतिनिधियों को क्या किया जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना होता है, मतलब सैलरी कितनी होती है भाई? तो अगर आप एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो आपकी सैलरी 25,000, उपाध्यक्ष हैं तो 15,000 और सदस्य हैं तो 10,000। ठीक है, तो सीधा सीधा याद करो, जिला पंचायत में सबसे टॉप में 25 याद करो, 25,000, फिर उपाध्यक्ष को 15,000 और सदस्य को 10,000 रुपए सैलरी मिलता है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत कम है। कम नहीं है भाई, बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये पंचायत के स्तर पर है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये सैलरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये सैलरी बहुत कम है। ठीक है, मामला समझ में आया? तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो मानदेय होता है वो 25,000 होता है। तो जिला पंचायत के लेवल पे समझ में आ गया, जिला पंचायत मतलब पूरे जिले का जो पंचायत है, जिला पंचायत 25, 15, 10। ठीक है, 25, 15, 10। तो चलो नेक्स्ट, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का मानदेय अभी पढ़े, गलत नहीं करना है उपाध्यक्ष का। तो 25, 15, 10, तो उपाध्यक्ष का कितना होगा, 15,000 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जिला पंचायत के सदस्य का मानदेय तो 25, 15, 10, तो सीधी सी बात है सदस्य का कितना आएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, सदस्य का कितना आएगा जी, 10,000 रुपए आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना होता है? ठीक है, तो देखो भाई, अब आपको देखो, जैसे आप जिला पंचायत के लिए 25,000, 15,000, 10,000 याद किए, तो वैसे जनपद में भी अध्यक्ष है, जनपद पंचायत का भी कौन है भाई, अध्यक्ष है, उसमें भी उपाध्यक्ष होता है,
उसमें भी क्या होता है भाई, सदस्य होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, 10,000, 6,000 और 5,000, 10, 6, 5। ठीक है, बोलो एक बार, 10,000, 6,000, 5,000, 10, 6, 5। ये जनपद के स्तर पर याद रखना है कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष का 10,000 होगा, उपाध्यक्ष का 6,000 और 5,000। अलग अलग करके याद करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप एक साथ याद रखो। अगर जिला पंचायत के अधिकारियों का मानदेय सैलरी पूछ ले तो 25,000, 15,000, 10,000। जनपद का पूछ ले तो 10,000, 6,000, 5,000। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का मानदेय कितना होता है, तो 10,000 के बाद क्या है, 6,000। तो प्रश्न उत्तर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, सदस्य का मानदेय कितना है, तो सदस्य का कितना होता है भाई, तो सदस्य का होता है 5,000। अभी मैंने आपको बताया। तो जनपद पंचायत 10, 6 और 5 ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का सरपंच का मानदेय कितना है, तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा उसका मानदेय कितना है पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, ग्राम पंचायत स्तर पर आप जान रहे हो सरपंच और पंच का मेन होता है। ठीक है, क्योंकि सरपंच ही मेन है, आदमी है, वो भी चुनाव लड़के आ रहा है, पंच भी चुनाव लड़कर ही आ रहा है, और पंच अपने बीच में से एक उप सरपंच बनाते हैं। तो सरपंच का है 4,000 और पंच मतलब 500। ठीक है, सरपंच 4,000, सरपंच 4 शब्दों से मिलकर बना है। सरपंच कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई, 4 शब्दों से मिलकर बना है। इसलिए सरपंच का मानदेय होगा 4,000 रुपए और पंच मतलब 500। ठीक है, तो एक पंच की सैलरी कितनी होती है भाई, तो 500 होती है। चलो, पंचायती राज अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, कौन सा गलत है भाई, तो अध्यक्ष को 25,000, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, ये गलत हो गया। जिला पंचायत का सदस्य 10,000 ठीक है, जनपद पंचायत का सदस्य 5,000 ठीक है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, 25, 15, 10, 10, 6, 5, 4,000 और 500। तो ये सही हो गया, ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये भी सही हो गया। ठीक है, अध्यक्ष गलत हो गया क्योंकि जनपद पंचायत के अध्यक्ष का तो 10,000 है। ठीक है, आया मामला समझ में, कैसे याद करेंगे इसको, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, तो ये टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करना है आपको कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि कितनी होती है, सदस्य के लिए कितनी होती है, जनपद के लिए कितनी होती है, या सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि 15 लाख रुपए, सही पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत सदस्य के लिए विकास कार्य के लिए स्वीकृत राशि 5 लाख रुपए, ये भी बिल्कुल क्या है, सही पॉइंट है। ठीक है, ये भी क्या है भाई, अच्छा नहीं ये गलत है, क्योंकि सदस्य का 5 लाख नहीं है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, ये सही है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख रुपए, ये भी सही है। ये होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इसलिए बी पॉइंट गलत हो गया, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलो देखिए कितने लोग आंसर बी बताए। म्यूट हो गया, कहाँ म्यूट हुआ जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना, वाह, घर में सूर्य लगा देंगे। ठीक है भाई, तो पीएम सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना का मतलब सूर्य लगा देना नहीं है, सोलर पैनल वाला होगा कुछ सिस्टम, है ना। इस योजना की शुरुआत 29 फरवरी 2023 को की गई थी, क्या, तो गलत, क्योंकि इसकी योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया भाई, क्योंकि इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024, ठीक है, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024। किस योजना के साथ इसको लिंक रखना है, तो नियत नेल्लानार योजना, क्योंकि नियत नेल्लानार योजना की शुरुआत भी 15 फरवरी 2024 को की गई थी। तो मैंने तो इसी तरह से याद रखा है भाई कि नियत नेल्लानार और पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है,
दोनों ही 15 फरवरी 2024, इसीलिए मेरा तुरंत पढ़ते ही पता चल गया कि ये गलत है। योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित 300 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह दिया जाएगा, बिल्कुल सही। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, बिल्कुल सही। इस योजना का उद्देश्य मुफ्त बिजली देना है, नहीं, 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक फ्री देना है, उसके बाद नहीं, है ना। तो इसका मतलब पूरा ही फ्री है, ये नहीं है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो रहा है। योजना अंतर्गत 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 35,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 40 और 3 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, दूसरा और तीसरा सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा, केवल 2 और 3 जो है यही सही हो रहे हैं भाई। ठीक है, 2 और 3 यही सही हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखो सी और डी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है, मुफ्त बिजली नहीं देना है, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना है, और उद्देश्य है सौर पैनल लगवाने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि प्रदान करना। ये मेन उद्देश्य है पीएम सूर्य घर योजना का, ये मुख्य उद्देश्य है पीएम सूर्य घर योजना का। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हो। ठीक है, कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हो। पहला ऑप्शन है एनपीआईए, दूसरा अडानी पावर लिमिटेड, तीसरा एनएचपीसी, ठीक है, और चौथा है भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम एनपीसीएल। ठीक है, तो आंसर बहुत सारे लोग ए बता रहे हो, चलो फटाफट से टाइप करके बता दो। ठीक है, आप आंसर ए बता रहे हो, लेकिन इसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करेंगे, फुल फॉर्म। ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म बताना है आपको, है ना, कि बताइए एनपीआईए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एनपीआईए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी, मतलब नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये इसका राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी हिंदी में बोलेंगे तो। और इंग्लिश में क्या है ना, अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला ही देख लो डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में भी आसान हो जाता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या है, इंग्लिश तरफ को पढ़ के जल्दी हो जाता है, तो यही देख लो, नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो कितने यूनिट भाई, 300 यूनिट, अभी पढ़े ना हम कि कितना आएगा, 300 यूनिट आएगा। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, तो अभी हमने पढ़ा 300 यूनिट, कितना, 300 यूनिट। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना में कितने करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके तहत जो है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, इसके तहत कितने करोड़, ठीक है, कितने करोड़, तो आंसर है इसका आपका 1 करोड़। ठीक है, कितना, 1 करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़। ठीक है, चलो, पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में अनुदान सहायता राशि कौन देता है। तो कौन कौन मिलकर देते हैं, ये अनुदान जो आपको सब्सिडी मिल रहा है, ये दे रहे हैं आपके केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। ठीक है, तो ये अनुदान सहायता राशि जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रोवाइड करते हैं। अटल समरसता भवन योजना, तो अटल समरसता भवन योजना का क्या उद्देश्य है भाई, तो अटल समरसता भवन योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ भाई क्या उद्देश्य है इसका।
अटल समरसता योजना। देखो अब गांव में देखो कोई भी कार्यक्रम है पता है, तो किसी के घर में, अब घर इतना बड़ा है नहीं कि वहां पे वो सारी सुविधाएं, मतलब एक ही हर घर में तो वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी नहीं। ठीक है, तो क्या करना, सामाजिक कार्य के लिए भवन उपलब्ध कराना ही अटल समरसता भवन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ताकि गांव के लोग अपने भी जो भी सामाजिक सोशल जो भी उनका काम है, ठीक है, जो भी सामाजिक कार्य है वो क्या कर सके, उसके लिए भवन जो है उनको अवेलेबल हो सके। ठीक है, अटल समरसता भवन का निर्माण कितने आबादी वाले ग्राम पंचायत में किया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो इसलिए पूछा जा रहा है कितने आबादी वाले ग्राम पंचायत में किया जाएगा। तो जहां जिस ग्राम पंचायत में आबादी क्या हो भाई, तो जिस ग्राम पंचायत में आबादी हो 3000 से अधिक, जिस भी ग्राम पंचायत में जो आबादी हो क्या 3000 से अधिक हो, उसी को क्या कहेंगे, वहीं पर जो है अटल समरसता भवन का निर्माण किया जाता है, मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नवंबर 2023 तक कुल कितने अटल समरसता भवन का निर्माण किया जा चुका है, तो अब तक टोटल 101 निर्माण किया जा चुका है, 118 स्वीकृत है। ठीक है, 118 बनने हैं, जिसमें 101 बन गया है और जल्द ही बाकी भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के संबंध में असत्य कथन, तो देखो ये जो योजना है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, इसके संबंध में जो है असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन गलत है, तो इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण करना है, तो योजना का नाम क्या है भाई, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। ठीक है, तो घरों में विद्युतीकरण गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि योजना का नाम है आंतरिक गली विद्युतीकरण, गली में विद्युत भेजना है ना। इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट सही हैं, बस घरों के लिए विद्युतीकरण नहीं है, क्योंकि योजना का नाम क्या है भाई, आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। ठीक है, चलो आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2014-15 में। ठीक है, 14-15 में आंतरिक गली में विद्युतीकरण योजना ये शुरू की गई थी। ठीक है, नाम से देखो बहुत सारे योजना ना नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारे योजना जो है आपको याद करना पड़ेगा अगर उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन कौन करता है भाई, तो ये करता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, कौन करता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना को वित्त पोषण कौन देता है, पैसा कौन देता है, तो सीधी सी बात है, कोई भी योजना हो अगर वो राज्य सरकार की योजना है तो पैसा जो है राज्य सरकार ही देगी। अगर किसी योजना के सामने मुख्यमंत्री लिखा गया ना भाई, मतलब उसका पैसा राज्य सरकार देगी। ठीक है, किसी योजना के सामने पीएम लिखा हुआ है, पैसा केंद्र सरकार देगी। और ऐसे ही योजना जिसके सामने ये सब कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसमें केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं। ठीक है, या केंद्र का ज्यादा होता है राज्य का कम होता है, किसी में राज्य का ज्यादा होता है केंद्र का कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो घर में विद्युतीकरण तो इसका उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा, अब नाम में ही लिखा हुआ है गली में विद्युतीकरण, मतलब गलियों में है ना, क्या होगा, सार्वजनिक स्थान व गांव के गलियों में लाइट पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां रात को देखना सुनसान अंधेरा, क्यों, क्योंकि जो है गली में क्या है, लाइट ही नहीं है। ठीक है, इस कारण तो उसके लिए ये चालू किया गया। पंचायत विकास निधि, जिला पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो भाई, अगर जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है,
ग्राम पंचायत है तो उनके विकास के लिए खजाना, कोष, निधि बनाना पड़ेगा। ठीक है, उनको पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो विकास कार्य करेंगे। सिर्फ चुन के आ जाने से, है ना, चुनाव जीत के आ जाने से विकास कार्य तो होंगे नहीं। ठीक है, विकास कार्य करने के लिए उनको बुलाया गया है, लेकिन उसके लिए पैसा भी अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो योजना की शुरुआत हुई थी ना, जिला पंचायत विकास निधि योजना जो है, ये 2016-17 में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़िया सफल रहा तो अगले ही साल जनपद पंचायत में भी चालू हो गया। तो 2016-17 में जिला पंचायत विकास निधि, और इसी के अगले साल ही 17-18 में आपको याद रखना जनपद पंचायत विकास निधि की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, अभी इससे संबंधित प्रावधान क्या है भाई? तो जिला पंचायत विकास निधि जो है ये चालू किया गया 2016-17 में, और इसके तहत जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा उसको 15 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाएगी ताकि वो विकास कार्यों को करा सके। उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपए, और जिला पंचायत का जो सदस्य होगा इसको 4 लाख रुपए की राशि तक क्या किया जाएगा भाई? स्वीकृत किया जाएगा। विकास कार्य के लिए स्वीकृत कराने की इनकी अधिकारिता होती है। अध्यक्ष 15 लाख तक खर्च कर सकता है, उपाध्यक्ष 10 लाख तक खर्च कर सकता है, और सदस्य जो है वो 4 लाख तक खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर नहीं। ठीक है, विकास कार्यों पर। ठीक है, अपने ऊपर खर्च नहीं करना है भाई। किस पर खर्च करना है? विकास कार्यों पर खर्च करना है। ठीक है, अपने ऊपर खर्च नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोग जो है जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में तो है ही है ना, बहुत सारे लोग तो है ही। ग्राम पंचायत में पंच है, कोई कई लोग सरपंच का भी चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, फिर भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो जिला पंचायत विकास निधि का उद्देश्य आपको बोल रहा है क्या करना, मेन रूप से इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना होगा कि नहीं होगा। पैसा इसीलिए तो दे रहे हैं ताकि जो काम पूरा नहीं हुआ उसको पूरा कराया जाए। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना का निर्माण करना, बिल्कुल, जो लोकल जरूरतें हैं उसको क्या करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पिछड़े हुए ग्राम को विकास योजना में शामिल करना, ये सारे जो है होंगे उद्देश्य जो है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इतने आराम से हम लोग क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? ताकि एग्जाम में आप हड़बड़ी में गलती ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, और जिस तरह से आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी तरह से आप एग्जाम में भी क्या करो भाई? सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला पंचायत विकास निधि योजना का को वित्त पोषण कौन प्रदान करता है? तो सीधी सी बात है, जिला पंचायत है, और जिला पंचायत जो है वो पंचायत का जो वैल्यू है, ठीक है, पंचायत में चाहे चुनाव कराना हो, ठीक है, पंचायतों को जो शक्ति दी गई है वो राज्य सरकार के थ्रू दी गई है। मतलब पंचायतों पर कंट्रोल किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो सीधी सी बात है, जो कंट्रोल रखेगा पैसा भी वही देगा। ठीक है, तो जो कंट्रोल करेगा, जो पंचायतों में चुनाव कराएगा, जो पंचायतों पे निगरानी रखेगा, जो पंचायतों को पैसा पहुंचाएगा, वो कौन है भाई? राज्य सरकार। ठीक है, पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करेगा, हर चीज में कौन है भाई? राज्य सरकार। तो पंचायतों के लिए जो मेन आदमी है ना वो राज्य सरकार है, समझो। ठीक है, मेन, क्योंकि इससे पहले पंचायतों का गठन क्यों नहीं हो पा रहा था? तो पंचायतों का गठन इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी जा रही थी। लेकिन जब पंचायतों को, मतलब 73वां संशोधन आया, आप जानते हो, और फिर पंचायतों को जब शक्ति दी गई तो वो शक्ति किसके हाथ में दी गई? राज्य सरकार के हाथ में दी गई। तब जो है ये पंचायत जो है लागू हो पाया हमारे देश में। आप जब पंचायती राज पढ़ते हो ना तो पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या करके। ठीक है, चलो, अध्यक्ष 15 लाख। ठीक है, अध्यक्ष को कितना? 15, 10, 4, 15 लाख को अध्यक्ष को विकास कार्य के लिए 15 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाती है, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख। तो 15, 10 और 4 याद रखना है। क्या याद रखना है? 15, 10 और 4। अगर ये 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। अब 1 लाख और बढ़ा देना था यार सदस्य का, तो याद करने भी हमारे लिए आसानी हो जाता। लेकिन ट्विस्ट है और उसी में इंसान फंसेगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिला पंचायत के विकास निधि योजना के अंतर्गत सदस्य को कितना स्वीकृत किया जाता है,
तो फिर इंसान फंस जाएगा। इसीलिए याद रखना 15 लाख, 10 लाख और 4 लाख। ठीक है, सदस्य को 4 लाख है। सेम क्वेश्चन उपाध्यक्ष को पूछ रहा है, तो उपाध्यक्ष को अभी हम पढ़े, अध्यक्ष को 15 लाख है और उपाध्यक्ष को 10 लाख है भाई। ठीक है, उपाध्यक्ष को कितना है भाई? 10 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया पंचायत कार्य के लिए सदस्य को कितने राशि स्वीकृत की जाती है। तो जो सदस्य है इसको, है ना, अलग से याद रखो। अब क्वेश्चन के माध्यम से तो याद रखे हो, लेकिन एक जगह पे लिख लेना, पहले ही क्वेश्चन में लिख लेना 15 लाख, 10 लाख और 4 लाख, तो याद रहेगा। जनपद पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया जिला पंचायत 16-17 में, 2016-17 में जिला पंचायत विकास निधि की स्थापना की गई, सफल रहा। अगले साल ही जनपद पंचायत है के विकास निधि की शुरुआत कर दी गई और वो 2017-18 में की गई थी। कब की गई थी? 2017-18 में। इसको याद करना बहुत आसान है। जिला पंचायत योजना के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए अध्यक्ष को कितना राशि दिया जाता है? तो 5 लाख दिया जाता है। तो अध्यक्ष को पूछा है तो उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, सदस्य भी पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को, अगर अध्यक्ष को 5 लाख है तो उपाध्यक्ष को जी जल्दी कमेंट किया करो 3 लाख। ठीक है, उपाध्यक्ष को 3 लाख और सदस्य को 2 लाख। 5-3-2 याद रखेंगे, 5-3-2। अगर जनपद पंचायत के विकास निधि योजना की बात करें तो 5-3-2। ठीक है, एकदम आसान है। 5-3-2, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। एक बार टाइप करो सबके सब, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। जनपद पंचायत विकास निधि योजना भी लिखना साथ में, क्योंकि पूरा पूरा लिखेंगे तभी तो याद रहेगा। चलो, विकास निधि योजना के संबंध में इस तरह से कूट वाले क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि जिला पंचायत विकास निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2016-17, सही पॉइंट। मुख्य उद्देश्य अपूर्ण कार्यों को पूरा करना है, बिल्कुल सही पॉइंट। ठीक है, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है, गलत, क्योंकि इसमें राशि जो है राज्य सरकार देगी। पंचायतों पर कंट्रोल किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्य के लिए 1 करोड़ तक खर्च कर सकता है, गलत पॉइंट। 1 करोड़ खर्च करेगा तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष को खर्च करने के लिए 15 लाख रुपए दी जाते हैं। 15, 10, 4। ठीक, याद रहेगा। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए अनाज की व्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी ग्राम पंचायत में कितने खाद्यान्न भंडार हमेशा उपलब्ध रहेंगे? तो एक ग्राम पंचायत में आप समझो 1 कुंटल चावल हमेशा उपलब्ध रहेगा, ताकि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको फ्री में चावल दिया जा सके। ठीक है, तो 1 कुंटल, एक ग्राम पंचायत मतलब 1 कुंटल अवेलेबल रहेगा भाई हमेशा। और अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उस 1 कुंटल में से कितना उस जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत दे देंगे? तो मान लो कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए नहीं है ना, गांव का आदमी है, उसको 5 किलो तुरंत दे देंगे भाई, जा, है ना, 5 किलो है, आराम से 8-10 दिन खावे भात ला रांध के। क्या हो गया भाई? अच्छा, वाह वाला योजना है ये, 5 किलो फ्री मिल जाएगा करके। मस्त 5 किलो ग्राम पंचायत से ले लो और फिर मुर्गा कटवाओ बढ़िया, है ना, अब पिकनिक मनाओ, ऐसा। तो बढ़िया, पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया हो गया नहीं? हम जरूरतमंद आदमी है, हमको 5 किलो चावल दो और फिर मुर्गा की व्यवस्था तो हो ही जाएगा। चलो, जिला निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? जिला पंचायत विकास निधि की शुरुआत 2016-17, कई बार बता चुका। जनपद पंचायत 2017-18, कई बार हो चुका, सही है। जरूरतमंदों के लिए अनाज की व्यवस्था 2019-20। ठीक है, अब ये पॉइंट देख लो भाई, सही है कि गलत है। तो ये अनाज की व्यवस्था ना उस समय चालू हुआ था, उस समय जब सूखा पड़ा था, बताए। तो ये सूखा जो है पड़ा था 2012, 11-12 के समय पे, तो स्टार्ट हुआ था 2012-13 में ही ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सी पॉइंट इसका गलत हो गया, है ना, तीसरा पॉइंट इसका गलत हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2 दिसंबर 2020, ये सही है बिल्कुल।
ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका गलत हो गया, क्योंकि अनाज की व्यवस्था करना जो चालू किए थे वो 2012-13 से चालू हुआ है। ठीक है, 2012-13 से। इसको याद रखना भाई, आगे क्वेश्चन में आएगा भी कि ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर मतलब 12/2020 2020, ये क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 4 कथन में से 2 कथन सत्य ढूंढने हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद के लिए अनाज व्यवस्था योजना के संबंध में सत्य कथन, तो पहला तो गलत हो गया भाई, क्योंकि जरूरतमंद को जो अनाज है वो 2012-13 से शुरू हुआ था। सूखाग्रस्त तहसीलों में ग्राम पंचायतों में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क अनाज की व्यवस्था करना। ठीक है, तो निःशुल्क अनाज की व्यवस्था करना, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 कुंटल खाद्यान्न हमेशा रहेगा, ये भी सही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। चौथा, तत्काल 25 किलो दे देंगे, अरे बाप रे, पार्टी पार्टी हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तत्काल अगर 25 किलो मिल जाए तो, लेकिन तत्काल कितना दिया जाएगा, 5 केजी चावल तुरंत दे दिया जाएगा, ले भाई जाओ, पता है मस्त पार्टी मनाओ। ठीक है, तो तत्काल 5 किलो मिल जाएगा, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट सही रहा इसमें। ठीक है, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही रहा। स्वामी आत्मानंद वाचनालय का क्या उद्देश्य है? चलो भाई, स्वामी आत्मानंद वाचनालय, सीधी सी बात है, अगर स्वामी आत्मानंद वाचनालय अगर ऐसा बोल रहा है तो सीधी सी बात है, शिक्षा का कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है, पहला पॉइंट भी सही है। शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत तक पहुंचना, बिल्कुल। एग्जाम फॉर्म आया है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम फॉर्म तो इसीलिए छूट जाते हैं। ठीक है, होता है ना आपके साथ भी ऐसा? तो कई बार ऐसा होता है, तो ये भी जरूरी है, शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़े, तो कहीं ना कहीं ये जो वाचनालय है स्वामी आत्मानंद, इसका उद्देश्य हम उपरोक्त सभी टिक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही उद्देश्य हैं इसके। प्रति वर्ष इस वाचनालय के लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो हर साल इस वाचनालय के लिए, स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए 5,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कितना खर्च किया जाएगा? 5,000। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 5,000। चलो आगे बढ़ेंगे। 5,000 के साथ ना एक पॉइंट और याद रखना कि दैनिक समाचार पत्र जो होता है वो कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र वहां अवेलेबल रहे, स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए। देखो भाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 2012 में। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 2012 में। लेकिन इससे संबंधित एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि गठन 2012 में किया गया था। अच्छा, आगे होगा क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन आएगा। और ये प्राधिकरण क्या काम करेगा? तो ये प्राधिकरण जो है ये काम करता है स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण विकास, पेयजल व्यवस्था, जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, शिक्षा का उचित प्रबंध, ये सब जो है प्राधिकरण का काम होगा, तो उपरोक्त तो सभी होगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं आया क्वेश्चन, चलो इसी में देख लेते हैं। देखो भाई, जो ये प्राधिकरण है इसका गठन जो है वो 2012 को किया गया था, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि पुनर्गठन कब किया गया, तो पुनर्गठन किया गया था 2 दिसंबर 2020, थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं है इसलिए इसको अलग से देख रहे हैं, इस पॉइंट को, क्वेश्चन में रहता तो अच्छा रहता। तो अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2012 में।
और इसका पुनर्गठन किया गया 2 दिसंबर 2020। ठीक है, 2 दिसंबर 2020। इस प्रश्न का उत्तर दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था क्षमता विकास योजना, है ना, पूर्ण रूप से राज्य पोषित योजना है, और ये प्रारंभ हुआ था 2016-17 से। ठीक है, 16-17। और इस क्षमता विकास योजना का वित्त पोषण पूरी तरह से कौन करता है भाई? राज्य सरकार करता है। ठीक है, राज्य सरकार, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो योजना है ना क्षमता विकास, ठीक है, इसके तहत क्या करना? पंचायत भवन या और भी जो सरकारी कार्यों के लिए जो भी भवन की जरूरत है वो सब निर्माण कार्य होता है इसके तहत, ताकि क्षमता बढ़ाई जा सके पंचायती राज संस्थाओं की। ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है, नया रायपुर में है, कि जगदलपुर में है, कि जसपुर में है? तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है ना, ये नया रायपुर में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ स्थित है भाई? नया रायपुर। कितने राज्यों में संचालित है? तो ये टोटल आपका 5 राज्यों में संचालित है। ठीक है, याद रखेंगे, ये टोटल कितने राज्यों में संचालित है भाई? तो 5 राज्यों में संचालित है। और इसके लिए जो लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है भाई? तो वित्तीय सहायता देता है, क्वेश्चन है, प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलो, सामाजिक सहायता योजना, इसके तहत बहुत सारी योजना आते हैं। पहला तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। तो अब इसके तहत सामाजिक सुरक्षा, सुखद सहारा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ठीक है, परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री वाला पेंशन योजना, ये सारे योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत या सामाजिक सहायता योजना के तहत आता है, सामाजिक रूप से सहायता देने वाले योजना के तहत। तो इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो एक एक करके डील करते हैं। ठीक है, एक एक करके आराम से डील करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन चुनना है, मतलब सभी पॉइंट सही होंगे, एक ही पॉइंट जो है वो गलत होगा। ठीक है, चलो, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य। अब जो गरीबी रेखा के ऊपर है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, सीधी सी बात है, यही पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो गया, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर नहीं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं भाई, पैसे की जरूरत उनको है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति या बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य होता है। तो पहला पॉइंट ही गलत हो गया, आंसर आ गया। चलो, इस योजना के तहत 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, सही। ठीक है, इस 2023-24 में इस योजना के तहत 4.32 लाख हितग्राही लाभान्वित हुए थे। ठीक है, ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे। इस योजना का 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य निःशक्त बच्चे पात्र होंगे। ठीक है, तो पात्र होंगे। ठीक है, वैसे पात्रता तो बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, पात्रता बहुत सारी है। चलो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन मिलता है?
तो आपको पता है प्रति माह जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों को 500 रुपए मिलता है। ठीक है, अभी तो पढ़े ना इस ऑप्शन में 500 रुपए सही पॉइंट। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 500 रुपए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वित्त पोषण दिया जाता है, तो कौन वित्त पोषण देता है भाई? तो सीधी सी बात है, राज्य की योजना है तो राज्य देगा। ठीक है, राज्य की योजना है तो राज्य देगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित कथन असत्य हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये सही पॉइंट है। ठीक है, चलो गलत पॉइंट ढूंढना है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति इसमें होंगे, बिल्कुल सही पॉइंट है। 500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी, सही पॉइंट है। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, गलत। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। तो इस तरह से कूट वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। सुखद सहारा योजना में हितग्राही को प्रति माह कितना पेंशन मिलता है? तो जो सुखद सहारा योजना है, ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो चाहे सुखद सहारा योजना हो, इन दोनों के तहत ही हितग्राही को 500 रुपए प्रति माह मिलता है। ठीक है, 500 रुपए प्रति माह मिलता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलो भाई, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है, ठीक है, ये पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 में। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। देखो अगला ऑप्शन होगा तो हाँ ये रहा, 15 अगस्त 1995। और छत्तीसगढ़ में कब चालू हुआ था? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना अगर छत्तीसगढ़ राज्य में पूछे, देखो चालू कब हुआ था? तो 15 अगस्त को चालू हुआ था, 15 अगस्त 1995, 1995। कितने लोग 1995 वाले हो भाई? बर्थ डेट वाले बताओ तो, ऐसे हैंड रेस करो ताकि याद रहे आपको। मैंने 1995 वालों को ऐसे हाथ खड़े किया था। चलो भाई, 1995 वाले बुजुर्ग लोग हैंड रेस करो, जितने लोग 1995 वाले हो। 1995। और कोई 15 अगस्त वाला होगा तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कोई नहीं है 1995 वाला? अरे बुजुर्ग लोग नहीं हो? पेंशन नहीं रही है? हाँ चाहिए पेंशन, ठीक है ठीक है, पेंशन चाहिए भाई। तो बुजुर्गों, 15 अगस्त 1995 से ही ये शुरुआत हुआ था 1995 के बुजुर्गों। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर में चालू हुआ। उसी साल अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1995 से ये चालू हुआ छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई बुजुर्गों, अभी हाथ खड़े किए हो? ठीक है, कैसे कोई नहीं है? इतने सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या लिखे थे भाई? पढ़ नहीं पाया, बच गए। पढ़ नहीं पाया, बता। चलो कोई बात नहीं, डिलीट काहे करते हो? कमेंट कर देते हो तो
रहने दिया करो, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगा और कुछ। जब तक जॉब नहीं मिला है चलेगा थोड़ा बहुत बेइज्जती, आग लगना चाहिए सीने में, तभी तो पढ़ने का मन करेगा। और केवल आप ही बच्चे हो सर, नहीं भाई, बाप बाप होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में, देखो पूरे देश में जो प्रारंभ मतलब शुरुआत जब हुआ तो 15 अगस्त 1995 से हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब ये लागू हुआ तो अगस्त सितंबर छोड़ देंगे, अक्टूबर से। ठीक है, अक्टूबर से। चलो, अरे डिलीट मत किया करो कमेंट, बताए क्या करते हो डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बीच बीच में एंटरटेनमेंट जरूरी है। ठीक है भाई, चलो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तन कब किया गया? देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजाक कर सकते हो यार, सीरियस पढ़ाई करेंगे अपन तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मजाक कर सकते हो भाई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम कब परिवर्तित किया गया? तो ये परिवर्तित करके इंदिरा गांधी हटा दिया गया, नाम क्या कर दिया गया, बस राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये कर दिया गया था। 19 नवंबर 2007 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदल दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदल दिया गया। हम्म, देखो भाई, पहले नाम जो था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना था। ठीक है, पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। और 2007 से इसमें इंदिरा गांधी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 2007 से इसका नाम जो है बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया। और 2007 में भी कब भाई? 19 नवंबर। ठीक है, बस मैं डेट ही देख रहा था कि कहीं गलत तो नहीं है, तो गूगल भी सही बता रहा है। ठीक है, 19 नवंबर 2007। ठीक है भाई, कुछ लोग दूसरा डेट बोल रहे थे, वो नहीं है, 19 नवंबर ही है। ठीक है, तो 2007 में बदल दिया गया और जोड़ क्या दिया गया? वृद्धावस्था पेंशन योजना में इंदिरा गांधी का नाम जोड़ दिएगा। ठीक है, वो भी बुजुर्ग हो गई थी, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उल्टा पूछ लिया, चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ही मार देना। ठीक, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया गया है। ठीक है, 60 से 79 आयु वर्ष को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को कितना पेंशन मिलेगा? ठीक है भाई, तो अगर 60 से 79 साल के हो आप, कितने लोग 60 से 79 के हो बताओ भाई, आपको दिया जाएगा 500 रुपए। ठीक है, आपको कितना दिया जाएगा? 500 रुपए। ठीक, और अगर आप 79 80 वर्ष या उससे अधिक हो तो आपको मिलेगा 650। तो अब बताओ भाई, आप 60 से 79 के बीच में आते हो कि 80 प्लस वाले हो? बताएंगे तैयारी करने वाले, बताओ भाई, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप 60 से 79 वाले हो कि 80 प्लस वाले हो? अभी सब 80 प्लस लेंगे नहीं, क्योंकि हमको 650 रुपये मिल जाएगा। अगर 80 प्लस वाले होगे तो 500 वाले हो?
ठीक, 650 वाले हो। ठीक है भाई बुजुर्गों, आओ आओ, 80+ का सर्टिफिकेट बना के 650 ले लो भाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राही को प्रति माह कितना पेंशन दिया जाता है? तो अगर सामान्य कोई हितग्राही है तो सीधी सी बात है, उसको 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, है ना। विकलांग भी है तो 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? तो जो 500 रुपए, देखो 80+ में तो बहुत कम लोग ही जिंदा रहते हैं जी, और जो जिंदा रहते हैं वो भी, उनको 650 रुपए मिलता है महीने का। लेकिन 500 रुपए लगभग, मतलब जो भी बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए तो उनको 500 रुपए तो देना ही पड़ेगा। और 60 से 79 तक, क्योंकि 80+ वाले कब तक जिंदा है पता नहीं, ठीक है, जब तक है तब तक 650 रुपए महीना मिलेगा। लेकिन ये 500 वाले के कैटेगरी में आप भी एक दिन आओगे ही, मैं भी एक दिन पहुंचूंगा। केंद्र जो है वो 200 रुपए है ना, और राज्य जो है वो 300 रुपए है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, केंद्र राज्य वित्त पोषण जो है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि केंद्र 200 रुपए है और राज्य 300 है ना। साइट तो आपका यही बोल रहा है, गवर्नमेंट की जो साइट है। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तुरंत जो है मैसेज कर लिया करो, ठीक है। साइट यही बोल रहा है, 200 केंद्र का अंश 200 है और राज्य का अंश 300 है। 80 के ऊपर वालों को जो 650 मिलता है उसमें केंद्र का अंश 500 और राज्य का अंश 150, वो तो सही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, केंद्र का 200 और राज्य का 300 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इंदिरा का इसमें से कौन सा गलत है? तो पहला वाला ही गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1995 से शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। विकलांग और विधवा याद रखेंगे, विकलांग पेंशन योजना हो या विधवा पेंशन योजना हो, दोनों ही 2009, फरवरी 2009, ठीक है। और मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2009, 9 दूनी 18, तो उसके बाद मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 में चालू हुआ। तो ये सही है, तीनों पॉइंट सही है भाई, ये गलत है बस याद रखना। ये सब में 500 रुपए मिलता है, सब में 500 रुपए प्रति माह का प्रावधान है, सब में 500 रुपए प्रति माह का ही प्रावधान है, ठीक है। देख लिया था जी, आपका मैसेज देख लिया था, तभी तो क्रॉस चेक किया ना। मैसेज नहीं देखा रहता तो क्रॉस चेक कैसे करता? तो मैसेज देख लिया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो मैंने बताया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना है या विधवा पेंशन योजना है, दोनों ही फरवरी 2009। विकलांग या विधवा दोनों ही फरवरी 2009। विधवा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को प्रति माह कितना पेंशन मिलता है? तो विधवा हो चाहे विकलांग हो, 500 रुपए प्रति माह मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पात्रता जो है वो पीपीएल परिवार के 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, या 40 से 60 वर्ष की विधवा महिलाएं, ठीक है, या तो फिर 20 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं, ठीक है। तो वैसे विधवा के लिए जो पात्रता होती है वो 40 से 79 होता है, ठीक है, 40 से 79, ठीक है, 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना 500 रुपए मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, विधवा के लिए याद रखेंगे अपन 40 से 79, ठीक है, 40 से 79 याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो विधवा पेंशन योजना पूछे तो शुरुआत आपको क्या बताना है? आंसर फरवरी 2009। विधवा बोले, विकलांग बोले, फरवरी 2009, लेकिन मुख्यमंत्री पेंशन योजना बोल दे तो 2009 की जगह आंसर लेना होगा 2018, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ठीक है, ये कब शुरू किया गया? चलो देखो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ये कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये शुरू की गई थी जनवरी 2016 में, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना जो है ये शुरू किया गया था जनवरी 2016 में।
चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में परिवार के मुखिया की अगर आकस्मिक या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए तो कितना सहायता दिया जाता है? तो एक मुश्त जो सहायता दी जाती है वो 20,000 रुपए होती है, ठीक है, लेकिन आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष होने चाहिए। लेकिन मुखिया की अगर आयु 18 से 60 वर्ष है और नेचुरली या आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए तो एक मुश्त जो है 20,000 रुपए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, एक मुश्त कितना दिया जाता है? 20,000 रुपए। चलो सब सही आंसर भी बता रहे हो, बताया तो जी। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना बता तो दिया क्या होता है इसमें। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है क्या होता है इसमें। देखो जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं करूंगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में वित्त पोषण में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखना कि ये जो परिवार सहायता योजना है ना, इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं। मतलब पूरी तरह से 100%, 100% केंद्र अवेलेबल कराता है। मतलब जो 20,000 रुपए देता है वो कौन देता है भाई? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य इसमें कुछ नहीं देता है। राज्य अगर 10,000 जोड़ देता तो 30,000 हो जाता, लेकिन राज्य इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है इस योजना के तहत। तो ये पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, चलो पूरी तरह से कौन सा भाई? केंद्र द्वारा संचालित योजना है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में प्रति माह सहायता राशि कितना दिया जाता है? तो मैंने बताया विकलांग हो, विधवा हो, मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, ठीक है, कैसा भी पेंशन योजना हो, 500 रुपए प्रति माह तो दिया जाएगा। ठीक है, 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ठीक है, तो अब देखो भाई जिंदगी भर तो मजदूर बन के हम काम करते हुए, मतलब मजदूरी करते हुए जिंदगी निकल गया जिनका, अब 60 वर्ष के बाद तो ऐसा शरीर में ताकत रहेगा नहीं कि उनको जो है क्या हो सके वो काम पे जा सके। ठीक है, मतलब 60 के एज तक काम कर रहे हैं, उसके बाद तो कहाँ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो 60 के एज के बाद उनको अब घर बैठे बैठे उनको खिलाएगा कौन? तो उनके लिए ही ये श्रमेव जयते या मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उनको जीवन पर्यंत तक, 60 वर्ष के बाद जीवन पर्यंत तक 1,500 रुपए मिलेगा। तो इसमें याद रखना ये जो पेंशन योजना है इसमें 1,500 रुपए मिलता है प्रति माह। ठीक है, पर मंथ है भाई, 1,500 रुपए पर मंथ है श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए। और मान लो अगर मजदूर के, अब मजदूर है तो अब उसके, मान लो उसकी मृत्यु हो गई है ना, तो अब उसके घर में कैसे होगा? तो उसके घर वालों को या उस पर आश्रित लोगों को आधा मिलेगा। मतलब 1,500 पूरा तो नहीं देंगे, लेकिन 750 रुपए प्रति माह देंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो 750 रुपए प्रति माह मिलेगा। अगर उस मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, ठीक है, उनके लिए। चलो, इस योजना की शुरुआत हुई थी नियत निल्लानार योजना वाले ही उसमें, मतलब महीने में। नियत निल्लानार 15 फरवरी 2024, याद है? पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 और श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना 29 फरवरी 2024। देखो 29 फरवरी का डेट आसान नहीं है, 4 साल में एक बार आना रहता है। ठीक है ना, तो इस डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, 29 फरवरी 2024 श्रमेव जयते। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, सीधी सी बात है, श्रम विभाग, उद्योग विभाग क्यों पैसा देगा भाई? परिवार विभाग क्यों देगा? सहकारिता मंत्रालय क्यों देगा? अरे श्रम विभाग की योजना है तो सीधी सी बात है श्रम विभाग ही इसके लिए क्या करेगा भाई? पैसा देगा, संचालन करेगा इसके। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थी हेतु कौन सी पात्रता होनी चाहिए? तो जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो, है ना, और 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में वो पंजीकृत हो। ठीक है, कि आपने कोई भी चीज बनाने में अपना 10 साल दिया है, मतलब
10 साल तक आप कोई मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, या ब्रिज बन रहे हैं, ऐसे जगहों पर आपने 10 साल तक काम किया है तो उसके रूप में पंजीकृत होना जरूरी है ना। कोई मजदूर है तो 10 साल अगर आप काम कर रहे हो किसी चीज में तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो इस पे, और 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, तब फिर आपको 1500 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा भाई? 1500 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, चलो। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में लाभार्थी को प्रति माह कितना पेंशन दिया जाता है भाई? 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाता है। और अगर जो लाभार्थी है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को कितना दिया जाता है? तो उस पर आश्रित लोगों को 750 रुपए प्रति महीना मिलता है ना। तो उस पर आश्रित जो व्यक्ति है उसको 750 रुपए प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, देखो बन रहा है ना क्वेश्चन, बन रहा है क्वेश्चन। तो आप बताओ भाई, ग्रामीण विकास आजीविका आपको कंप्लीट करा दिया जाए? जितने लोग ये चाहते हो कि ग्रामीण विकास आजीविका आपको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है, ग्रीन ब्लू, अरे ब्लू कहाँ गया भाई, ये रहा, हटाते हैं, ग्रीन या ब्लू हार्ट टाइप करो भाई, ग्रीन या ब्लू, तब तो आपको ग्रामीण विकास आजीविका कंप्लीट करा दूंगा भाई मैं। बोलो, ग्रामीण विकास आजीविका कंप्लीट करा दिया जाए आप लोगों को? इसके साथ ही ना मैं आपके लिए ये भी करूंगा, पता है, जो करंट के क्वेश्चन है ना वो अलग से कराऊंगा। मतलब करंट वाला क्वेश्चन मतलब आंकड़ों वाले प्रश्न, ठीक है, तो वो अलग से कराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, 20,000 ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज चालू किए हैं ना हम लोग, उसमें मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, पूरा हर तरह का ऑब्जेक्टिव, हर तरह का आंकड़ों वाला प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि 90% क्वेश्चन आपके वहां से फंसे। जो 20,000 प्लस प्रश्न वाला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने चालू किया है उसमें, पता है, उसमें करीब 90% क्वेश्चन फंसना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी सन 2001 में। ठीक है, अच्छा, जिनको भी 20,000 प्लस प्रश्न वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन करना है, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो भाई, है ना। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से बिल्कुल क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, देखते हैं, अगर कनेक्ट हो जाए तो दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पर सीजी एग्जाम जो दिख रहा है ना, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये देखो एडीओ 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव सीरीज जो दिख रहा है ना, यही वाला जो सीरीज है, इसी में आपको इस पे क्लिक करोगे, है ना, तो इसी वाले सीरीज में आपको जो है क्या मिल जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि 90% क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाए। ठीक है, देखो फीस तो इसका 399 दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है। अब जानते हो हम लोग एक बुक से भी कम प्राइस में आपको कोर्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका युवा 50 में, आप क्लिक करना जरूर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखना, आप खुद देखो यहाँ पर प्राइस क्या दिखा रहा है, 205 रुपये। ये कोर्स आपको 205 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है, क्लियर। और जो जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो क्लिक मत करना भाई। ठीक है, वो पूरा 399 पेमेंट करके ज्वाइन करना। ठीक, चल, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखो अगला, अन्नपूर्णा योजना में हितग्राही को प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है। तो जो भी अन्नपूर्णा योजना के तहत हितग्राही होता है, इसको प्रति माह 10 किलो चावल दे दिया जाता है, 10 किलो खाद्यान्न जो है ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस योजना के तहत आपको चावल तभी मिलेगा 10 किलो जब आप पेंशन नहीं ले रहे हो। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं ले रहे हो। ठीक है, चलो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कौन सा कथन असत्य है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 बिल्कुल सही। सांसद सांसद आदर्श ग्राम योजना 2019 2019-20 और अन्नपूर्णा योजना, यही तो गलत है। अन्नपूर्णा योजना पढ़े ना, अन्नपूर्णा योजना चालू हुआ था सन 2000 या 2001 में, जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था। सरस्वती साइकिल योजना 2004 में चालू की गई थी, बिल्कुल सही। सरस्वती साइकिल योजना 2004, ये भी सही है। ये सब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ना मिस्टेक है, बताए थोड़ा सा, 2009-10 है जी, ठीक है। आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये 2009-10 में चालू हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। 2009-10 सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2009-10, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2009-10, ठीक है। चलो चलो, इसको ना सांसद के जगह ना पीएम आदर्श योजना लिखना, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। चलो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो अभी आपने पढ़ा 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, ठीक है। अगर इसमें आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपको 12 रुपए प्रति माह जमा करना होगा। प्रीमियम, अच्छा वार्षिक है, 12 रुपए वार्षिक जमा करना होगा। वर्तमान में इस राशि को बढ़ा के 20 रुपए कर दिया गया है, तो 20 रुपए आपको हर साल जो है क्या करना है? जमा करना है, ठीक है। और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए या आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए मिलता है। मृत्यु हो जाए या पूर्ण विकलांगता हो जाए तो 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पे 1 लाख रुपए मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वर्तमान प्रीमियम राशि कितनी है? तो वर्तमान में इसकी प्रीमियम राशि 20 रुपए है, ठीक है। अगर इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा आपके घर वालों को, और अगर आंशिक विकलांगता हो जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो किसी भी एक्सीडेंट में ऐसा विकलांगता हो जाता है जी या मृत्यु हो जाता है तो पैसा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत भी सेम डेट में हुई थी, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलता है भाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता कितनी होती है? तो पात्रता होती है 18 से 50 वर्ष आयु। पात्रता कितनी होती है? तो पात्रता हो तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता जो है 18 से 50 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हितग्राही के मृत्यु होने पर वही आपका 2 लाख रुपए, सुरक्षा बीमा योजना में भी मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। लेकिन सुरक्षा बीमा योजना में फायदा ये होता है कि उसमें जो है अगर आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए वर्तमान प्रीमियम राशि कितना है? तो 436 रुपए है वार्षिक,
ठीक है, कितना है 436 रुपए। पहले ये 330 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब 330 रुपए नहीं है, अब कितना है 436 रुपए। सरस्वती साइकिल योजना 2004 में शुरू किया गया था, मतलब वित्त वर्ष 2004-05, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2004-05। तो सरस्वती साइकिल योजना पूछेगा तो 2004 में शुरू हुआ था, वित्तीय वर्ष 2004-05। आप जानते हो 9वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री में साइकिल दिया जाता है, ठीक है। इस 2000 ये इसके लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्रा होना जरूरी है, लड़की मतलब, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं को भी मिलेगा, कक्षा 9वीं की होनी जरूरी है, और निःशुल्क इसका साइकिल मिलता है। इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कूल ना छोड़े वो, इसलिए। सरस्वती साइकिल योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो सरस्वती साइकिल योजना देखो फेमस साइकिल योजना है, इसका क्रियान्वयन करता है स्कूल शिक्षा विभाग, पूरे छत्तीसगढ़ में है ना, और ये स्कूल शिक्षा विभाग इसका कार्यान्वयन करता है, ठीक है। सरस्वती साइकिल योजना का कार्य क्षेत्र क्या है? तो कार्य क्षेत्र है इसका संपूर्ण छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना जो है वो चलाई जा रही है। वित्त पोषण कौन करता है? तो सीधी सी बात है, राज्य का योजना है तो पैसा राज्य देगा, है ना, मैंने आपको कई बार बता दिया कि राज्य की योजना है तो राज्य ही इसमें क्या करेंगे, पैसा देगा भाई। क्या दिया जाता है भाई? तो कक्षा 9वीं में पढ़ रही छात्रा को निःशुल्क साइकिल दिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पैक साइकिल दिया जाता है, एकदम मस्त दिखता है भाई साइकिल, एकदम नया नया, जब साइकिल मिलता है तो बटता है। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये चालू हुआ था 22 जनवरी 2015 को, सुकन्या, ठीक है। चलो कन्या का जन्म जनवरी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना भाई। 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? तो ये भाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भाग है भाई। अटल पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है? तो अटल पेंशन योजना, चलो देख लेते हैं भाई कि अटल पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, अब गरीबी रेखा से नीचे वाले को तो पेंशन मिल ही रहा है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको क्या करना, सहायता राशि उपलब्ध कराना अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अटल पेंशन योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना की प्रीमियम राशि 1000 से 5000 रुपए है, तो ये इसकी प्रीमियम राशि है अटल पेंशन योजना की। कौन इसके लिए पात्र होते हैं? तो अटल पेंशन योजना के लिए अगर पात्रता पूछे आपको, तो यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक के लिए है, घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए, मतलब इन सभी के लिए, है ना, निम्न आय वर्ग के लिए है भाई, है ना। पढ़े? पढ़ लिया सबके सब? दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना, तो दिव्यांगजनों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है उसके लिए क्या पात्रता होती है? तो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, किसी में भी अध्ययनरत हो, सबके लिए है ये, है ना, सबके लिए, ठीक है। तो प्राथमिक हो, पूर्व प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, महाविद्यालय हो, कहीं भी आप दिव्यांग विद्यार्थी अगर अध्ययनरत है तो उसको कक्षा के अनुसार मिलता है भाई,
150 से 190 रुपए है। दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन सा कथन सही है? कक्षा के अनुसार प्रति माह 150 से 190 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है ना, ये कक्षा के अनुसार है। ठीक है, कक्षा में 150 रुपए, छठवीं से आठवीं वाले को 170 और 9वीं से 12वीं वाले को 190 रुपए। ठीक है, क्लियर? 5वीं वाले को 150 रुपए, छठवीं से आठवीं वाले को 170 रुपए, है ना, 150 से 190 मिलता है ना, ये 5वीं वाले के लिए है। छठवीं से आठवीं वाले के लिए 170 है और 9वीं से 12वीं वाले के लिए 190 रुपए है। और अगर कोई दृष्टि बाधित है तो दृष्टि बाधित छात्रों को अलग से जो है 100 रुपए अलग से मिलता है, वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है। चलो, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना, योजना अंतर्गत अगर दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है और अगर वर वधु दोनों ही दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। बिल्कुल सही, दोनों ही पॉइंट सही है। अगर एक विकलांग है तो 50,000 और दोनों अगर विकलांग है तो आपका 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो यहां पर आपका दोनों ही पॉइंट क्या है भाई? सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलो, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है भाई? तो बहुत ही आसान है, नाम से ही स्पष्ट है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो है दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना। कौन सा पात्रता होना चाहिए? तो मूल निवासी होना चाहिए, महिला की आयु 18 से 45 चलेगा, पुरुष की आयु 21 से 45 हो चलेगा। तो सीधी सी बात है, ये उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। ये निःशक्त जन या दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता है, ये सभी होना चाहिए। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50,000, 2 व्यक्ति हैं वर वधु दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए। ठीक है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी आएगा, ए और बी दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं ना। निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर प्री पास कर ले, मेंस पास कर ले, है ना, तो उसको जो राशि अवेलेबल कराई जाती है वही है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, वही है क्या भाई? सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इस योजना में प्रतियोगी परीक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना ये नहीं है, ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगियों को मंच प्रदान करना ये भी नहीं है उद्देश्य, दिव्यांग मेधावी व्यक्ति को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना ये इसका उद्देश्य है भाई, कि जो दिव्यांग और टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको सिविल सेवा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप कर सकते हो, है ना। और इसके लिए जो प्रोत्साहन राशि है, अगर आपने प्री पास कर लिया तो 20,000 रुपए एक मुश्त, मुख्य परीक्षा पास कर लिया तो 30,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा, और अगर आपका चयन हो गया संघ या स्टेट लोक सेवा आयोग में, स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में, तो आपको 50,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा। तो तीनों ही पॉइंट सही है, प्री पास करने पर 20,000, मेंस पास करने पर 30,000 और दोनों अगर सेलेक्ट हो गए तो 50,000। ठीक है, मिलेगा भाई। ठीक है, क्लियर? एक मुश्त मिलता है सीधा, लेकिन उसके लिए दिव्यांगजन होना जरूरी है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास कब किया गया था? तो शिलान्यास तो 2001 में हो गया था भाई, लेकिन उद्घाटन 2005 में हुआ था, ये याद रखना। तो शिलान्यास 2001 में किया था, सभी का ऑप्शन 2001 है। तो आंसर क्या होगा? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 2001 ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का क्या कर दिया गया? शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ही शिलान्यास किया था हमारे यहाँ ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास भवन का। ठीक है, और उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 2005। ठीक है, उद्घाटन। तो पंचायत ग्रामीण विकास संस्थान जो है इसका शिलान्यास 24 अक्टूबर 2001 और इसका उद्घाटन हुआ था 30 अप्रैल 2005 को। याद रखेंगे, 30 अप्रैल 2005। ठीक है, तो शिलान्यास और उद्घाटन दोनों याद रखना है आपको। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये निमोरा में है। ठीक है, ये जो है निमोरा में है। यहीं पर स्टेट सिविल सर्विस एकेडमी भी है। अगर आप लोक सेवा आयोग बोलोगे, छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग, ये भी यहीं पर है, निमोरा में। ठीक है, दोनों है, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का क्या उद्देश्य है? तो इस संस्थान के अगर उद्देश्य की हम बात करें, ठीक है, इस संस्थान के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय क्षेत्र में ट्रेनिंग देना या फिर सुधार लाना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना, ये सब इस संस्थान का, इस इंस्टीट्यूट का काम है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। चलो, चिराग परियोजना, नाम मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त लग रहा है चिराग परियोजना। लेकिन इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2021 को हुई थी, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में विद्युतीकरण करना है। चिराग मतलब क्या? तो चिराग का मतलब बिजली ले आना, गलत। ठीक है, चिराग का मतलब इसमें आपका दूसरा पॉइंट जो है ये भी क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बिजली लाना नहीं है, इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। देखो, चिराग परियोजना, मैं बोला ना, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो नाम के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया भाई, इंपॉर्टेंट योजना हो गया, नाम के साथ अगर मैच नहीं कर रहे। तो चिराग परियोजना मतलब किसानों की आमदनी बढ़ाना। ठीक है, चिराग परियोजना मतलब किसानों की आमदनी बढ़ाना। ठीक है, यह योजना 15 जिलों के 27 विकास खंड में चलाई जा रही है, बिल्कुल सही। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के क्रियाकलाप पर जोर दिया गया है, बिल्कुल, ताकि कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करे, मछली पालन करे, डेयरी उत्पाद पे जोर दिया जाएगा, तभी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस योजना के संचालन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की जा रही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, और चिराग परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2021। 24 नवंबर 2021 चिराग परियोजना 24 नवंबर 2021 याद रखेंगे। और ये सारे पॉइंट सही पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना है। चिराग मतलब किसानों की आमदनी बढ़ाना, ये दिमाग में सेट करना जरूरी है। चिराग परियोजना के संबंध में कथन 24 नवंबर 2021 को हुआ, सही। मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है, सही। 27 जिलों के 27 विकासखंड शामिल है, गलत। 15 जिलों के 27 विकासखंड शामिल है। नाबार्ड से सहयोग प्राप्त है, इसको नहीं। इसको सहयोग जो है वो वर्ल्ड बैंक देता है, विश्व बैंक। ठीक है, इसको सहयोग देता है विश्व बैंक। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा चौथा गलत है। असत्य पूछा था तो आंसर लेंगे हम तीसरा चौथा। ये भी गड़बड़ हो जाता है कई बार, सत्य नहीं पूछा है, असत्य वाले को पूछा है, और असत्य है 3 और 4। गलत पॉइंट तीसरा और चौथा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी कैसे हुआ समझ में आया? जितने लोग आंसर ए बोल रहे थे, आगे मामला समझ में, तो ऑप्शन सी कैसे होगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थी को एक मुश्त 30,000 दिया जाता है, गलत। 20,000 दिया जाता है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, क्या? तो 500 रुपए प्रति माह तो दिया जाता है, लेकिन वो 60 वर्ष के अधिक आयु वाले हैं, तो ये भी गलत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत देय राशि 500 रुपए में केंद्र राज्य का अनुपात 300:200 का है, ये भी गलत। केंद्र का 200 है, राज्य का 300 है। सुखद सहारा योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक
के परित्यक्ता महिला को 500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दिया जाता है, ये सही। तो ऑप्शन डी इसमें सही। बाकी सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। महतारी वंदन योजना, ये तो बहुत ही फेमस योजना है भाई। कितने कितने महतारी, कितने कितने जो तैयारी कर रहे हैं उनके महतारी को महतारी वंदन योजना के तहत पैसा मिल रहा है भाई, बताओ जरा, हाथ खड़े करो। महतारी वंदन योजना के तहत मिल रहा है भाई पैसा, ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ईमानदारी से बिल्कुल। तो महतारी वंदन योजना की घोषणा कब हुई थी, 1 मार्च 2024, ठीक है। और ये चालू भी हो गया भाई, ठीक है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, ठीक है। और प्रथम किस्त जो है वो मोदी जी ने 10 मार्च को डाल दिया। इसकी पहली किस्त 10 मार्च को ट्रांसफर, हाँ मिलता है भाई, चलो बहुत बढ़िया। योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना, है ना, उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। महतारी वंदन योजना के तहत पात्रता क्या है, विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो, विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो, विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा भाई, तो इसमें आंसर आएगा ये सभी, ठीक है। मतलब अगर विवाहित नहीं हो तो नहीं मिलेगा। महतारी वंदन योजना, हाँ तो विवाह होगा तभी तो महतारी कहलाओगे भैया। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह प्रीमियम राशि कितनी दी जाती है, तो आप सभी को पता है कितना दिया जाता है भाई, तो 1000 रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1000 रुपए प्रीमियम राशि दिया जाता है। मतलब सालाना 12,000 रुपए मिलेगा, है ना भाई, एक महीना 1000 रुपए महीना मिलेगा। तो महतारी अभी 2500 रुपए होने वाला है भाई, बहुत जल्दी। तो सोचो ये 1000 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा, पता है। तो योजना ला लाकर जो है क्या करेंगे, बढ़िया जो है किसानों को, महिलाओं को, ठीक है, मजदूरों को, ठीक है, बुजुर्गों को बढ़िया जो है क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एग्जाम नहीं लेंगे, पता है, ठीक है। मतलब युवाओं के लिए यहाँ पर कोई योजना देखने को नहीं मिल रहा है, बताए। हमारे टोपी साहब जो है शुरू में बहुत युवा युवा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल उनका ध्यान जो है जाना है नहीं। चलो ठीक है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कभी तो किसी का आंख खुलेगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये लोग सोचेंगे भाई, इसी उम्मीद के साथ तैयारी जारी रखेंगे हम। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की जो संख्या है वो है 70,12,417, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं अब देखो सर, गवर्नमेंट बने इतना समय हो गया, बताया, एक झुंझुना पकड़ा दिया गया था कि ये रहा आपका व्यापम कैलेंडर, और इसमें भी जो एग्जाम होगा ना वो साल, पूरा आधा साल बीत जाने के बाद से चालू होगा, ठीक है। पहला एग्जाम जो आपका होने वाला है युवाओं के जो नौकरी मिलेगा, मतलब जिससे पैसा मिले युवाओं को, एडीओ का एग्जाम होगा 15 जून को होगा, पता है। उसमें भी उन्होंने क्या लिखा है, संभावित है, मतलब वो डेट आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 जून को ही हो जाएगा, है ना। मेरे को जहां तक लगता है कि वो डेट आगे बढ़ेगा, 15 जुलाई या अगस्त में हो सकता है एग्जाम, तो अभी टाइम है, ठीक है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस योजना का फायदा उन लोगों को ज्यादा पहुंचाया जा रहा है जो वोट बैंक है, मतलब वोट बैंक के थ्रू ही जो है क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अगर युवा भी एक हो जाए और एक वोट बैंक बने तो हमारे लिए भी कुछ हो सकेगा। अब जान तो रहे हो भाई, सरकार बनाने के लिए लंबे लंबे जो है वादे कर दिए गए थे कि 1 साल में इतना नौकरी निकालेंगे, अब जान तो रहे हो कितना है। लेकिन यहाँ तो आधा साल बीतने के बाद जो है एग्जाम चालू होगा, और उसमें भी शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं रहा, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, पटवारी का जिक्र नहीं रहा, पटवारी की जगह पे आमीन है, आरआई का जिक्र नहीं रहा, ठीक है।
हम्म। क्या बोल रहे हो, तब तक मोर बिहाव हो जाही सर जी। बहुत सारे लोगों का बिहाव नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, इस बार एग्जाम नहीं हुआ तो शादी फिक्स है। बहुत सारे लोगों का शादी फिक्स है अगर एग्जाम नहीं हुआ। इसीलिए तैयारी करो, है ना। और अगर 15 जून को एग्जाम नहीं हुआ तो आंदोलन छेड़ देंगे, क्या बोलते हो? तैयार हो भाई आप लोग? आंदोलन छेड़ देंगे बिल्कुल, पता है ना। फिर टोपी कैसा होता है, गोल होता है, सीधा होता है, बताएंगे, है ना भाई। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऐसे ग्राम पंचायत जहां जनसंख्या 3,000 से अधिक है, किस चीज की स्थापना की जाएगी? तो महतारी वंदन योजना के तहत ऐसे ग्राम पंचायत जहां जनसंख्या 3,000 से अधिक है, महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के कितने महतारी सदन बनाए जाएंगे? तो एक ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। ऐसे 146 विकास खंड है हमारे पास, तो 10, एक ब्लॉक में 10, तो टोटल 1460 महतारी सदन होंगे। ठीक है, तो 146 विकास खंड है छत्तीसगढ़ में, तो एक विकास खंड, एक ब्लॉक में 10 महतारी सदन, तो टोटल 1460 बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुल कितने सदन बनाए जाएंगे? अभी बताया मैंने आपको, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक में 10 बन रहा है तो 146 है, तो 1460 हो गए। 3 जनवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना के कितनी किस्त जारी हो चुकी है? तो अब तक 11, फरवरी वाला 12, और मार्च वाला जब जारी होगा तो 13 किस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी वाला पूछना था इसमें, तो 12 हो जाते। मार्च वाला मतलब 13 किस्त जारी हो चुके हैं समझो। नहीं हुए, अभी मार्च आएगा है। ठीक है, मार्च आएगा तो 13 किस्त, अप्रैल आएगा तो 14वां किस्त, और मई आएगा तो 15वां किस्त। मतलब जून में एग्जाम होना है तो मई तक का पूछ सकता है, तो मई वाला 15वां टिक मारना भाई। ठीक है, हर महीने एक किस्त जारी हो जाता है क्योंकि। चलो बाकी देख लेंगे जो भी नया आंकड़ा होगा। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखेंगे, कृषक उन्नति योजना 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024। ठीक है, और कृषक उन्नति योजना की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले से किया गया है ना। बिल्कुल स्लो मुख्यमंत्री है ये युवाओं के मामले में। ठीक है, तो अब जो है वो है। ठीक है, अब जैसा करेंगे वैसा आलोचना तो सहना पड़ेगा भाई। तो बालोद जिले से किया गया है ना, इन्होंने कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की। ये बिल्कुल ही ध्यान है इनको, कृषक उन्नति योजना चालू करना है। ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए जो है वैकेंसी लाना, ये इनको ध्यान नहीं है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ेंगे। कृषक उन्नति योजना, यह तो हो गया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की जाएगी? तो कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ जो है वो 21 क्विंटल धान खरीदी किया जाएगा 3100 रुपए में। बड़ा वोट बैंक है भाई, 3100 रुपए की दर से। ठीक है, और 2300 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, 800 रुपए ये खुद जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी 3100 रुपए के प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी की जाएगी। 2300 रुपए केंद्र सरकार देगा और 800 रुपए ये बोनस के रूप में जोड़ के देंगे भाई। टोटल 3100 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये देखो, अतिरिक्त तो सहायता कितना दिया जा रहा है? 800 रुपए, क्योंकि केंद्र दे रही है 2300 रुपए, ये मिलाएंगे 800 रुपए और मिल जाएगा फिर लोगों को 3100 रुपए। महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, तो महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2024। ठीक है, 30 नवंबर 2024 से। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेना भाई कि नया चालू किया था, बताए नाम लेना जो है उचित नहीं समझूंगा मैं। ठीक है, पहले कुछ अच्छा काम करें तो अपन नाम वाम भी लें। ठीक है, तो ये योजना पढ़ लेना, महतारी शक्ति ऋण योजना। महतारी शक्ति ऋण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो महतारी शक्ति ऋण योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना।
महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ऋण की अधिकतम सीमा है 25,000। ठीक है, कितनी है भाई? 25,000। इस ऋण योजना का प्रारंभ, मतलब लोन देंगे बिल्कुल, ठीक है, लोन देंगे बिल्कुल। उनको इस्तीफा काहे नहीं देने बोल देते? लोन मत दो भाई, इस्तीफा दे दो, बताए। चलो, महतारी शक्ति ऋण योजना का प्रारंभ किसने किया? देख लो भाई। महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ऋण कौन प्रदान करेगा? तो ऋण जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से प्रदान होगा भाई। ठीक है, कहां से? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से। अटल विहार योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अटल विहार योजना का शुभारंभ किया गया था 9 दिसंबर 2024। ठीक है, देखो भाई, एक और योजना, मतलब आते ही साथ योजना चालू है। देखो, ये व्यक्ति है, ये टिक मार देते हैं भाई, इन्होंने चालू किया था, आप लोग पढ़ लेना। और इस योजना का संचालन कौन करता है? तो अटल विहार योजना जो है, इस योजना का संचालन करता है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। ठीक है, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, इसका मतलब अटल आवास जानते तो है ना? अटल आवास का तो स्थिति आप जानते ही हो, बिल्कुल क्या ही बोलो, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। ऐसा आवास उपलब्ध करा के भी क्या मतलब? अटल विहार योजना मुख्यतः कहाँ संचालित होता है भाई? तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए होता है अटल विहार योजना। चलो आगे बढ़ेंगे। अटल विहार योजना के प्रथम चरण का संचालन कितने जिलों में किया गया? तो संचालन जो है पहले प्रथम चरण में 6 जिले लिए गए हैं भाई। ठीक है, प्रथम चरण में 6 जिले लिए गए हैं। कौन कौन से 6 जिले? तो दुर्ग, रायपुर, दुर्ग के बगल में रायपुर है। ठीक है, दुर्ग के नीचे बालोद है, रायपुर के नीचे धमतरी है। ठीक है, और एक बिल्कुल हट के वो है बीजापुर। रुको, अच्छा, रायपुर धमतरी है, रायपुर के बगल में इधर गरियाबंद भी है भाई। 5 जिले हो गए, टोटल 6 जिले याद करने हैं ना। और एक आएगा बालोद के नीचे, नीचे बहुत नीचे जाओगे, सबसे नीचे चले जाओ भाई, तो बीजापुर आएगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और धमतरी, ये चारों एक साथ है। रायपुर के बगल में गरियाबंद है, 5 एक साथ हो गए। एक अलग से जो है ये बीजापुर है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। अटल बिहारी योजना के प्रथम चरण का संचालन 6 जिलों में शुरू किया जाएगा पहले। ठीक है, ये रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बीजापुर, और यहाँ पर भुरकोनी, पथर्रा, खरतुली, सिहात, पुलगांव, गुरूर, कोकड़ापारा। अटल बिहार योजना के प्रथम चरण में कौन सा जिला शामिल नहीं है? रायपुर है, धमतरी है, बेमेतरा, दुर्ग है, बेमेतरा नहीं है भाई। आंसर आएगा ऑप्शन डी। कौन नहीं है? तो बेमेतरा नहीं है। 6 जिले मैंने आपको बता दिया, रायपुर, रायपुर के नीचे वाला धमतरी, बगल वाला गरियाबंद, इस तरफ दुर्ग, दुर्ग के नीचे बालोद, और फिर लास्ट एक बीजापुर। इसी तरह से याद रखना। देखो यहाँ पे हमारा जो है आज का क्लास एंड होता है भाई। ठीक है, अगर आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आप यहाँ से स्कैन करके कर सकते हो। यूट्यूब पे तो आप हो ही। ठीक है, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज ये रहेगा आपका। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ये एड्रेस है भाई, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ 5 मिनट के अंदर जो है अभी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलो भाई, तो अब चलते हैं। संडे आपका अच्छा रहे, है ना? आज का दिन आपके लिए शुभ हो।